हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स में एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। बोथ ऑफ द आर्टिकल्स टॉक अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। दोनों ही आर्टिकल्स माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। दोनों ही फंडामेंटल राइट्स का पार्ट हैं। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज टू प्रोटेक्ट द कल्चरल, एजुकेशनल एंड लिंग्विस्टिक राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। कौन से 3 तरह के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है? कल्चरल राइट्स, देयर एजुकेशनल राइट्स एंड देयर लिंग्विस्टिक राइट्स। माइनॉरिटीज़ की इन तीनों तरीके की इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं आर्टिकल्स 29 एंड 30। दे इंश्योर दैट माइनॉरिटीज़ आर नॉट डोमिनेटेड बाय द मेजॉरिटी इन इंडिया। जो माइनॉरिटी है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस कर रही है बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी दैट इज प्रेजेंट इन इंडिया। आज हम दोनों आर्टिकल्स को इन डिटेल पढ़ेंगे with their landmark cases and the judicial reasoning behind it. Let us begin with article number 29, which talks about protection of interests of the minorities. क्या बात करता है आर्टिकल 29? Any sections of the citizen, कोई भी citizens का जो भी सेक्शन है जिसका एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट है या कल्चर है, दे हैव द राइट टू कंजर्व इट। दे हैव अ राइट टू कंजर्व इट। क्या कह रहा है आर्टिकल नंबर 29? एनी सेक्शंस ऑफ द सिटीजन जिनके पास कोई भी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, दे हैव द राइट टू कंजर्व इट। कौन क्लेम कर सकता है इस राइट को? एनी सेक्शंस ऑफ द सिटीजन जिनके पास कोई भी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है। इसके अंदर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप्स और कल्चरल ग्रुप्स तीनों आ जाएंगे। इसके अंदर आपके लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ट्राइबल ग्रुप्स या कल्चरल ग्रुप्स आ जाएंगे। दे हैव द राइट टू प्रोटेक्ट देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस। उनके कोई फेस्टिवल्स हैं, उनका कोई लिटरेचर है, एजुकेशन है या उनके कोई भी ट्रेडिशंस हैं। गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स टू सप्रेस इट, कि वो अपनी आइडेंटिटी को सप्रेस करे। गवर्नमेंट ऐसे फोर्स नहीं कर सकती है। बहुत ही जनरल रिस्ट्रिक्शंस हैं इन राइट्स पर। राइट्स आर सब्जेक्ट टू द जनरल लॉ एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। किससे सब्जेक्ट कर सकते हो? या तो कोई जनरल लॉ है या फिर रिस्ट्रिक्शन इज रीजनेबल इनफ, तब हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला केस दैट इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 29 इज स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराईराजन। It came in the year 1951. State of Madras versus Champakam Durai Rajan. क्या फैक्ट्स थे इस केस लॉ के? जो मद्रास गवर्नमेंट थी उन्होंने रिजर्वेशंस इंट्रोड्यूस किए थे इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन कास्ट। क्या इंट्रोड्यूस किए थे उन्होंने? रिजर्वेशंस इंट्रोड्यूस किए थे उन्होंने इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन कास्ट। तो अब जो कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स थे उन्होंने कहा दैट दे हैव अ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट विच इज बीइंग वायलेटेड ओवर हियर बिकॉज ऑफ दिस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इशू इन द केस बिकेम दैट वेदर कास्ट बेस्ड reservations violated the rights that are present under Article number 29. This was the issue in the case
And the court emphasized over here that the protection of distinct cultural identity. It observed Article 29 ensure करता है that minority के जो rights हैं they have the right to conserve their culture. This led to the first constitutional amendment in the year 1951 in which Parliament allowed that reasonable classifications for reservations. किसके लिए हो सकती थी ये classification? For reservations, balancing the equality and also the minority rights. This introduced the principle that कि जो state है वो regulate कर सकता है but for public good. Again, it cannot destroy the cultural identity. It cannot destroy the cultural identity. Then there was this other case, P.A. Inamdar versus State of Maharashtra. This is year 2005 Supreme Court. यहाँ पर क्या हुआ था? महाराष्ट्र ने इम्पोज किया था स्टेट रेगुलेशंस किस पर? प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी जो स्कूल्स थे रिगार्डिंग द एडमिशंस एंड द फी स्ट्रक्चर. स्टेट ने कुछ रेगुलेशंस लगाए इन स्कूल्स पर रिगार्डिंग द एडमिशंस एंड द फी स्ट्रक्चर. माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस ने आर्ग्यू किया दैट दिस वायलेटेड देयर आर्टिकल 29 एज वेल एज आर्टिकल नंबर 30. अगेन, what was the issue in this case? Can the state interfere in admission process or administration of minority institutions? क्या स्टेट इंटरफेयर कर सकता है एडमिशन प्रोसेस में या फिर इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के एडमिनिस्ट्रेशन में? What was the decision? Minority institutions के पास autonomy है under Article 29 and Article 30. Court held that state can only regulate to maintain the educational standards but not the process of the admissions or the management. ऐसा नहीं कर सकता state. This reiterated the autonomy of the minority groups that they have a right to conserve their cultural and educational practices. Now let's move forward to Article number 30. It talked about the rights of the minorities to establish and administer the educational institutions. The educational institutions. क्या है टेक्स्ट आर्टिकल 30 का? ऑल माइनॉरिटीज वेदर वो रिलीजन बेस्ड है या लैंग्वेज बेस्ड है, दे हैव अ राइट to establish and administer educational institutions of their choice. कौन कवर हो रहा है उसमें? रिलीजियस माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स हो सकते हैं, क्रिश्चियंस हो सकते हैं, सिख्स हो सकते हैं, एट्सेट्रा, एंड ऑल्सो द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. आर्टिकल 30 कवर करता है रिलीजियस माइनॉरिटीज को एज वेल एज द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. दोनों तरह की माइनॉरिटीज इसमें कवर हो रही है. द राइट्स दैट आर बीइंग ग्रांटेड इज टू एस्टैब्लिश स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अपने करिकुलम को एडमिनिस्टर करें, एडमिशन प्रोसेस को, मैनेजमेंट को. दे हैव अ राइट टू एस्टैब्लिश एज वेल एज टू एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. दिस ऑटोनॉमी इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. स्टेट रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगा सकती है? स्टेट कैन ओनली रेगुलेट to maintain the minimum educational standards but not to interfere with the management. In this particular case law, St. Stephen's College versus University of Delhi 1992. In this particular case law, the university tried to impose admission quotas on minority colleges like St. Stephen's. College ने argue किया that this is in violation of their Article 30. Again,
issue was, can the state interfere? क्या स्टेट इंटरफेयर कर सकती है इन माइनॉरिटी कॉलेजेस एडमिशंस? क्या स्टेट के पास पावर है कि वो इसमें इंटरफेयर कर सकती है? कोर्ट हेल्ड दैट माइनॉरिटी राइट्स टू मैनेज द इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड. जो ऑटोनॉमी दी गई है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, दैट इज वेरी फंडामेंटल अंडर आर्टिकल 30. इट एस्टैब्लिश दैट जो मैनेजमेंट ऑटोनॉमी है, इट इंक्लूड्स एडमिशन प्रोसेस, फी सेटिंग एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेशन. There was this other case law that was TMA Pi Foundation versus State of Karnataka versus State of Karnataka 2002 Supreme Court. स्टेट ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया था टू रेगुलेट द फी स्ट्रक्चर, द एडमिशन एंड द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. अगेन इट वॉज चैलेंज दैट इट वॉज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 30. सेम इशू था, क्या स्टेट के पास पावर है टू रेगुलेट दिस ऑन द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस? अगेन द कोर्ट हेल्ड दैट minorities can establish and administer educational institutions freely. they state regulate कर सकती है only to maintain the minimum education standards but not the management process. जो भी fee setting है, admissions हैं, they all come within the autonomy of the minority institutions. ये सब minority institutions की autonomy के अंदर आता है. There should be a balance between the autonomy and the reasonable regulation. जो हम autonomy achieve करना चाह रहे हैं और जो reasonable regulations state लगाना चाहता है, there should be a balance between them. There should be a balance between them. Minorities can establish and administer the educational institutions freely. State सिर्फ standards के लिए regulate कर सकता है, control नहीं कर सकता. अगेन जो हमने केस लॉ ऊपर पढ़ा, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ये भी आर्टिकल 30 से रिलेट करता है. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैव द फाइनल अथॉरिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन. स्टेट सिर्फ स्टैंडर्ड्स बता सकता है. दिस इज द कंसोलिडेशन ऑफ आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, जब दोनों माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात करते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द आर्टिकल्स? सबसे पहले तो डिफरेंस जो है, इट इज आर्टिकल 29 प्रोटेक्ट्स कल्चरल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, जबकि आर्टिकल 30 जो है, इट प्रोटेक्ट्स right to establish and administer educational institutions. सबसे पहले तो दोनों के पर्पस में ही डिफरेंस है. सेकेंडली, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू एनी डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, whereas this provides protection to religious or linguistic minorities. Article 29 conserves language, culture and script, whereas it talks about establishment and managing the institutions freely. Lastly, if there is a reasonable law, then the restrictions can be put over here. But यहाँ पर जो restrictions लगाती है state, it can only be for maintaining the minimum educational standards. So now to consolidate, we have seen that sections of citizens जिनके पास एक distinct culture है,
that comes within under Article 29. It talks about conserving the language, conserving the culture that is protected under the law, whereas Article 30 is talking about the religious and the linguistic minorities and their right to establish and administer schools. Restriction can be put by the state only to maintain the minimum educational standards. कोर्ट्स स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करते हैं माइनॉरिटी की ऑटोनॉमी को, बैलेंसिंग विद रीजनेबल स्टेट रेगुलेशन. ऑटोनॉमी का मतलब है चॉइस ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन, मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल अफेयर्स, एडमिशंस, पॉलिसीज एंड द फी स्ट्रक्चर. स्टेट लगा सकता है रेगुलेशन ओनली टू मेंटेन द मिनिमम एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, दैट इज टू प्रिवेंट द मैल प्रैक्टिसेस और द मिसमैनेजमेंट. आर्टिकल 29 और 30 दोनों ही बात करते हैं इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करने की. बोथ आर फोकस्ड टू प्रोटेक्ट द कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज. लैंडमार्क केसेस हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, हाउ दे डिफाइन द लिमिट्स ऑफ द स्टेट रेगुलेशन एंड द ऑटोनॉमी ऑफ द माइनॉरिटीज. So there has to be a balance between the both minority autonomy versus the state regulation. हमें दोनों का बैलेंस देखना है. राइट्स फंडामेंटल हैं बट एब्सोल्यूट नहीं है. दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 29 and 30. In the next lecture, we'll move forward with Article 32 and the writ jurisdiction. Thank you.